स्ट्रेस का हमारे वेट से कोई लेना देना है? स्ट्रेस लेवल जब बहुत हाई होता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, फैट जो है बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, ना कि बर्न होता है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार रहा होगा जो वो इस स्टेज पर आ गया है। कई बार क्या है, हम बाहर लोगों को नहीं बोल पाते तो अपने ऊपर जुल्म ढाने लगते हैं। लोग खाना नहीं खाते, बात नहीं करते, ये सब धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ जाता है। खुशी और प्यार का कितना महत्व है कि व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार नहीं हो पाता। उदासी और क्रोध बढ़ गया तो प्रेम और खुशी हमारी पीछे की तरफ चली गई। प्रेम और खुशी के बिना आप उदासी से, क्रोध से नहीं पीछा छुड़ा सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। दर्शकों, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी या ज्यादा मात्रा में शामिल जरूर हैं, लेकिन हम कोशिश करके भी इन्हें दूर करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अर्चिका दीदी का। आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्ट्रेस और जो हमारा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर रही हूँ, तो इस तरह की चीज़ों का क्या रिलेशन है? क्या स्ट्रेस का हमारे वेट से कोई लेना देना है? कई बार लोग बहुत तरह तरह की डाइट ट्राई करते हैं, या जिम जाते हैं, या न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम पतले होके दिखाएंगे, या इस बार हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पता चलता है कि कुछ भी कारगर नहीं हो रहा, किसी का भी असर नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादातर जो है इसमें मुख्य कारण जो है वो आपकी लाइफस्टाइल और आप जिस तरह से जीवन को जी रहे हैं और कितना स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सब कुछ कई बार प्रॉपर होने के बाद भी आप डाइट भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, आप प्रोटीन फॉलो कर रहे हैं, बट वैसा वेट लॉस नहीं हो पा रहा जैसा आप चाहते हैं। तो उसका मुख्य कारण है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल जब बहुत हाई होता है तो बॉडी क्या करती है, आप खाते चाहे कम है लेकिन वो लूज़ नहीं करती, बल्कि फैट बन रहा होता है। तो क्या है, ये जो स्ट्रेस होता है ये आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, स्पेशली कॉर्टिसोल को। तो जो कॉर्टिसोल है ये आपके सीधे फैट मेटाबॉलिज्म पे असर डालेगा, यानी कि एक तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है और फैट जो है बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, ना कि बर्न होता है। तो आपको बर्न करना है फैट को, ना कि डिपॉजिट करना है। तो कॉर्टिसोल डिपॉजिट करने लगता है। तो ये भी देखा जाता है, जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है और उन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया है तो वेट लूज़ करने की जगह पुट ऑन करना स्टार्ट करने जाती हैं। या फिर आजकल हमने चाइल्ड ओबेसिटी का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों के अंदर जो है बहुत ओबेसिटी आ रही है, फैट बढ़ रहा है, क्योंकि आप सारा दिन बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या आप बर्गर जो है या जंक फूड आप ऑर्डर करते हैं, और साथ ही साथ इतना आप एग्ज़ाम का प्रेशर लेके बैठे हैं, एंट्रेंस का प्रेशर लेकर बैठे हैं। तो एग्ज़ाम का जब प्रेशर आ जाता है तो बच्चे ओवर ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, या बे टाइम पे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस क्या करेगा, एक तो फैट को बर्न नहीं करता और साथ ही साथ में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो स्ट्रोक के चांसेस और साथ में हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ब्लड शुगर जो है डेविएट होगा, चेंजेस होने लग जाएंगे, तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो स्ट्रेस है इट इज़ रिलेटेड टू आवर वेट। कई बार तो बच्चा ऐसा होता है कि एग्जाम है, एग्जाम में पढ़ाई ना करनी पड़े इसलिए वो बार बार खाने की तरफ दौड़ता है। ये भी कई बार हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल, बच्चों को लगता है कि हम अच्छा खा लेंगे तो हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो आजकल तो इतनी ऐप्स आ गई हैं कि आप बच्चे घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, बच्चों ने खुद ही ऑर्डर कर दिया और जो है सब कुछ गलत खाना शुरू करा। और होता क्या है, मूड अच्छा होने की जगह ना आप फैट गेन करते हैं और बाद में मूड और ख़राब होने लगता है। माइंड और बॉडी पर इसके क्या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जो स्ट्रेस है वो आपके माइंड में भी असर डालेगा, शरीर पे भी। तो मन में क्या होता है कि चिड़चिड़ापन बहुत आता है, इरिटेशन होने लगती है, आपका मन नहीं लगता किसी चीज़ में, आपको लगता है सब कुछ बेकार है, सब निरर्थक है। आपके लिए कोई कुछ भी करने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि ज़रूर इसका कोई मतलब होगा, तो आप शक की निगाह से देखते हैं, या छोटी छोटी खुशियों को आप अवॉइड करते हैं। देखिए,
छोटी छोटी ड्रॉप्स जो हैं वाटर की, जब वो कलेक्ट होती चली जाती हैं तो पूरा घड़ा भरता है। और ऐसे ही और बूंदें जब और इकट्ठी होती जाती हैं तो पूरा एक तालाब बन जाता है, और फिर वही नदी बनती है और वही समुद्र बन जाता है। तो आपकी जो थॉट्स हैं, एक एक थॉट जो है वो मिलके कलेक्शन करते हुए आपके अंदर एक पूल बना देते हैं पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का, और आप उससे या तो उबर जाते हैं या फिर आप उससे डूब जाते हैं। तो मन में जो है बहुत ज़्यादा निराशा, थकान और कुछ काम न करने का मन करना, ये मन के लक्षण आते हैं। और शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं हमारी बॉडी में ना एनर्जी नहीं है, खाना वही खा रहे हैं, वही सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पैर उठ नहीं रहे, थकान लगती है, वॉक पे जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, या हर समय मूड जो है चेंजेस होते रहेंगे, नींद प्रॉपर नहीं आती, बीपी आपका बढ़ा रहता है, या आपको गले में ऐसा लगता है कुछ अटक गया है, तो गले में घुटन सी महसूस होने लगती है, या चेस्ट में आपको लगता है कि घुटन हो रही है, सांस मुझे नहीं आ पा रहा है। तो ये सारे जो है लक्षण आने लगते हैं जब आप बहुत उदास में रहते हैं या बहुत क्रोध में रहने लग जाते हैं, तो ये सारी बॉडी डिप्रेशन का कारण बनने लगते हैं। कहीं न कहीं हमारी पूरी बॉडी जो है स्ट्रेस, गुस्से और डिप्रेशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी मेमोरी पर भी उसका कहीं न कहीं असर पड़ता होगा। और अगर हमारी मेमोरी पर उसका असर पड़ रहा है तो हम उसको कैसे पहचानें और उसको कैसे हम टारगेट करके सही रास्ते पर ला सकते हैं? देखिए, घर में ही पता चल जाती हैं कई चीज़ें। अब आप देखते हैं ना कि मदर जो है बुलाना है बड़े बेटे को और बुला रही होती है, छोटे का नाम ले रही होती है। तो जब वो बड़ा कहता है कि नाम तो उसका लिया था, तो मुझे क्यों बोलती हो काम? तो उनको लगता है कि दोनों सेम ही हैं। तो क्या होता है, मेमोरी पे असर आने लग जाता है जब हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होते हैं या बहुत स्ट्रेस चिंता करते हैं। जैसे माताएं बहुत चिंता करती हैं अपने बच्चों के लिए कि उन्होंने खाना खाया टाइम पे नहीं, या एग्ज़ाम कैसा रहा। अब मदर को जो है पता नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन बच्चे से ज़रूर पूछती है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा कठिन था, अच्छा एग्ज़ाम किया कि नहीं किया। तो बच्चे से ज़्यादा टेंशन माँ को होती है। तो वो जो स्ट्रेस आप लेते हैं और टेंशन लेते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे आप भूलने लग जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें उसका चेहरा तो याद है, नाम याद नहीं आ रहा, नाम भूल जाते हैं। तो नाम भूलने की एक आदत हो जाती है। या आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपने बुक के पन्ने पलटे, आपने पढ़ा अच्छे से, और थोड़ी देर के बाद फिर भूल गए, फिर दोबारा आप पीछे की तरफ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अरे मैं तो भूल गया। तो मेमोरी आपकी इफ़ेक्ट होने लगती है, क्योंकि बॉडी जो है उसके अंदर जब चेंजेस होने लग जाते हैं तो पूरी जो मेमोरी का वो जो पाथ है वो पूरा ब्लॉक होने लगता है, आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स जितना हम रहें, मन को शांत करना और पॉजिटिविटी में रहना, पॉजिटिव विचारों में रहना, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, थोड़ा टाइम ध्यान के लिए निकाला जाए, और नेचर में ज़रूर बैठें। नेचर में बैठने से बहुत असर पड़ता है। आपका मन एकदम खिला-खिला होता है जब आप फूलों के बीच में होते हैं, आप पत्तियों में, आप नदी के किनारे हैं, या कोई एक अच्छी जगह में गए हैं सुकून में, या आपकी बालकनी का एक कोना जिसमें पौधे लगे हैं, तो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, आपने चिड़ियों के लिए दाना डाला है। तो ऐसी जगह पे थोड़ी देर बैठना चाहिए, जहाँ से आप नेचर से कनेक्ट हो और मन शांत हो। कई बार हम देखते हैं जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम खुद भी खुद को नेगेटिव फील करते हैं, और जब हम आप जैसे लोगों के साथ आते हैं हम खुद को पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं, भले ही हमारे जीवन में कितनी नेगेटिविटी हो या कितने नकारात्मक विचारों के साथ हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जितनी भी ये नेगेटिविटी है, ये सब धीरे-धीरे बाद में डिप्रेशन बनती है। जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट अब बोलती है कि 4 में से 1 व्यक्ति जो है, उसको या तो डिप्रेशन है या डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्या, एक से ज़्यादा ही बल्कि लोगों को सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और कहीं न कहीं हर व्यक्ति ही परेशानी से इस समय जूझ रहा है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार रहा होगा, जो वो इस स्टेज पर आ गया है। एक्चुअली जो एंगर है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में तो जाता ही जाता है। जो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, कई बार व्यक्त कर देते हैं, कई बार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आप अपनी पसंद नापसंद नहीं बता सकते। तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने अंदर दबा ली, तो वो एंगर अंदर चला जाता है, आप उसे पी जाते हैं। आप अंदर पी गए, लेकिन वो कलेक्ट तो अंदर होता चला गया, और कई बार आप उसे प्रकट करते हैं।
तो ये जो एंगर है, चाहे आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर ही क्रोध कर रहे हैं। कई बार क्या है, हम बाहर लोगों को नहीं बोल पाते तो अपने ऊपर जुल्म ढाने लगते हैं। लोग खाना नहीं खाते, बात नहीं करते, या फिर जो है उदास रहते हैं, चिड़चिड़े से होने लगते हैं। ये सब धीरे धीरे करके डिप्रेशन की तरफ जाता है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। आपको तो चाहिए, अब आपको वो चीज़ मिल नहीं रही। आपकी कोई ड्रेस आप चाहते थे पार्टी में पहन के जाना, अब वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब मदर फादर कहते हैं कि नहीं, अब इतना खर्चा क्यों करें, अभी कुछ दिन पहले हम हॉलिडे मना के आए हैं, तो बाहर गए थे, अब तुम इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनोगी अपनी फ्रेंड की मैरिज में, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है, तो पसंद की चीज़ नहीं हुई। तो यानी हमारे बॉडी के अंदर जो फ्रंटल लोब है, वो एक इनाम का क्षेत्र बोला जाता है, कि जहाँ हमें जब इनाम मिलता है, यानी कि एप्रिसिएशन मिलती है या कोई चीज़ मिलती है, तो हम बहुत खुश होते हैं, और जब नहीं मिलता तो हम डिप्रेस होते हैं। तो माइंड का एक ऐसा भी कोना होता है जो हमारे को इससे उबरने में मदद करता है। तो हमें अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलझते हुए छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढें, और बिना बात के गुस्सा होना, नाराज़ होना, इस सब को थोड़ा हम छोड़ें, और नफ़रत ना करें, प्रेम ज़्यादा करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनालिटी को भी टारगेट करता है। कई पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोध करती हैं। एक्चुअली क्या है कि जो अल्फ़ा पर्सनालिटीज़ हैं वो बहुत पर्टिकुलर होती हैं, यानी कि उन्हें अपना काम बहुत टाइम पे चाहिए, और एक उनका एक फ़ोकस होता है, एक उनका टारगेट होता है। अब इसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, यानी आज इसी दिन में मुझे सारा काम करना है। अब आप तो स्पीड से चल रहे हैं, आपके साथ वाले तो नहीं चल पाएंगे ना, तो आप उनके ऊपर भी फ़ोर्स करते हैं, और वो नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा आता है, और फिर आप अपना भी बुरा कर बैठते हैं, यानी कि अपने ऊपर ले लेते हैं। या तो ओवर आप वर्क करेंगे, या आपसे नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, या फिर आप उनके ऊपर गुस्सा निकालना स्टार्ट करते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे होते हैं जो बीटा पर्सनालिटीज़ हैं, वो थोड़ा सा आराम से चलने वाले लोग होते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, हम कल कर लेते हैं, बट इतना हम प्रेशर क्यों लें कि हम अपनी सेहत ही ख़राब करके बैठ जाएं। पर कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो हैबिचुअल जो है, जिनके अंदर एंगर होता है, यानी कि आदत ही बन गई गुस्सा रहने की। अब वो क्या करते हैं कि घर में कुछ हुआ नहीं, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बिना बात के मीन मेक निकालना। अब बेटे ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसी बात पे मीन मेक निकालना, हर समय इतने सजे सवरे रहोगे तो काम कब करोगे। अब अगले दिन बेटे ने नॉर्मल घर के कपड़े पहन के काम पे जा रहा है तो फिर इस पे चिल्लाना शुरू, अभी मैं जिंदा हूँ, मर थोड़ा ना गया हूँ जो तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो। तो कहता है मैं करूँ तो क्या करूँ, ये बता दो। तो कुछ आदतें भी ऐसी हो जाती है, मीन मेक निकालना, चिल्लाना, गुस्सा करना। तो ये कई बार ये पर्सनैलिटी का भी एक हिस्सा होता है। जो डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा होता है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो कब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। वो डिप्रेशन के उस स्टेज तक पहुंच जाता है, और जब हम कोई साधारण व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति उससे बात करता है या उस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसे और बुरा लगता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा उसको प्रतीत होता है कि मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, स्पेशली डिप्रेशन के जो लोग होते हैं। अब क्या है कि अगर छोटी मोटी सैडनेस है, या आपको थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, तो उसमें तो आप लोगों की बात को फिर भी समझना चाहेंगे। लेकिन जब आप उसको एक ठोस आकार दे देते हैं, यानी कि वो सालों का एक हो जाता है, तो एक ज़िद हो जाती है कि जो मैं सोच रहा था, जिस पे मैंने बुनियाद पूरी बनाई, जो बुनियाद थी, जिस पे पूरा दुख का पहाड़ मैंने खड़ा करा, वो गलत थी ही नहीं। यानी मैं गलत नहीं था, दूसरा व्यक्ति ही गलत है, मैं तो सही हूँ, दूसरा व्यक्ति गलत है। तो अब कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो वो व्यक्ति समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे ने अपमान किया था, दूसरे ने गलत दिखाया, ये और मुझे गलत बताने के लिए आ गए। तो वो फिर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, धक्का देता है, उसको दूर करता है। क्या हमारे चाइल्डहुड का भी प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों पर? चाइल्डहुड का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, और आपके व्यवहार के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो हैप्पी गो लकी फैमिलीज़ होती हैं, हमेशा खुश रहना और अच्छे से व्यवहार करना वो उनका एक हिस्सा होता है। तो उनके बच्चे भी जो होते हैं, उनकी परवरिश जो होती है, वो बच्चे भी हमेशा खुश रहने वाले होते हैं। क्रिब नहीं करते, ग्रम्बल नहीं करते, हर समय चीयरफुल रहते हैं, जोवियल रहते हैं, सिचुएशंस को लाइट करके चलते हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का ही अनुकरण करते हैं, पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं।
लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो बहुत भयावह होता है, जिसमें पता ही नहीं होता कौन क्या करेगा। अब जैसे फादर को अगर ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो अब वो पी के आ रहे हैं या घर में कुछ पीते हैं, तो उसके बाद अचानक से किस बात पे चिल्लाने लगेंगे, अचानक से किस बात पे आपको जो है दंड दे दिया जाएगा, या आपकी मदर जो है वो, उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में, कॉलेज में, और वो अपना घूमने जाना चाहती हैं या अपनी पार्टी में जाना चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि मदर अभी मेरे साथ बैठे, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे इस तरह की फैमिलीज़ में रहते हैं जहाँ पेरेंट्स अलग-अलग नेचर के हैं या उनकी प्रायोरिटीज़ लाइफ की कुछ अलग हैं, तो क्या होता है, बच्चों के चाइल्डहुड पे असर आता है, उनके माइंड पे ऊपर असर आता है। तो ऐसे बच्चे धीरे-धीरे करके क्या होते हैं कि थोड़े डरे-डरे, सहमे-सहमे से रहने लग जाते हैं। तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में ये सोचने की बजाय कि हे भगवान, मैं किस तरह के एनवायरनमेंट में हूँ, ये लोग पागल हैं या ये प्रेम करने योग्य नहीं हैं, वो बल्कि अपने पे ले लेते हैं, अपने पे गुस्सा निकालने लगते हैं, शायद मैं ही प्रेम करने के लायक नहीं हूँ और मेरे में ही कुछ कमी है, मैं बेकार हूँ। तो आपने लोगों से सुना होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसी फीलिंग्स आने लगेंगी। तो बच्चे क्या होते हैं कि या तो दब्बू या शर्मीले हो जाते हैं, मतलब बताएँगे नहीं। आप उनसे बोलोगे भी ना, बेटा क्या आप क्या महसूस कर रहे हो? वो बस अपना सर हिला देंगे, पीछे भागेंगे। मतलब सामने नहीं आते, दे कांट बी लीडर्स। वो पीछे रहेंगे, फॉलोवर्स बन जाएँगे लेकिन सामने नहीं आएँगे। या फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने आस-पास के लोगों को, और सोचते हैं कि सबको खुश करके शायद उन्हें खुशी मिल जाए। या फिर वो बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, इस तरह का भी एटीट्यूड हो जाता है। या फिर जो बच्चे जो हैं बीमार रहना शुरू कर देते हैं। तो अलग-अलग ढंग से बच्चे रिएक्ट करते हैं, तो चाइल्डहुड का असर तो आता है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ उसके ऊपर आधारित है। कहीं ना कहीं दीदी कॉन्फिडेंस जो है एक व्यक्ति का वो भी इसी पर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, देखिए सब कुछ माइंड ही तो है। आपका शरीर भी स्वस्थ रह सकता है अगर आपका माइंड स्वस्थ है। माइंड का स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें गुस्सा आता है कुछ लोगों पर, और उन लोगों पर तो गुस्सा आता है, हम नहीं कर पाते हैं, और ना एक्सप्रेस कर पाना भी एक तरह का गुस्सा होता है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर हाँ, उसे हम अंदर-अंदर ले लेते हैं। ये दोनों तरह की चीज़ें ही आपकी बॉडी के ऊपर असर डालती हैं, यानी कि आपके पूरे सिस्टम को हिला के रख देती हैं। जी। इन चीजों से व्यक्ति कैसे डील कर सकता है? देखिए, एक तो है कि आप अंदर सप्रेस करते चले जाएँगे, तो वो तो बीमारी का रूप बनेगा। तो बेटर ये है कि हम चीज़ को निकालें, लेकिन आपका क्रोध को निकालने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो सेफ़ हो, ना कि आप दूसरे पे एकदम से चिल्लाने लग जाएँ, चीखने लग जाएँ या दूसरे को ब्लेम करने लगें या आप अपने रिश्ते को ख़राब करने लगें। सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेट करें, ढंग से बात करें, अपनी बात को शांति से, सभ्यता से रखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे बार-बार ट्रिगर ना हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि जिन बच्चों का चाइल्डहुड हंसी खुशी के माहौल में गुजरता है, वो कहीं ना कहीं चेयरफुल लीडर्स बनते हैं, और जिनका इसके अभाव में गुजरता है वो कहीं ना कहीं दब्बू और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो खुशी और प्यार का कितना महत्व है कि व्यक्ति डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार नहीं हो पाता? प्रेम और खुशी हर व्यक्ति को चाहिए, तो मुख्य रूप से कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हर व्यक्ति महसूस करता है, जैसे उदासी, क्रोध, भय, प्रेम और खुशी। तो ये 5 मुख्य फीलिंग्स होती हैं। तो उदासी भी हम फ़ील करते हैं, गुस्सा भी हमें हम सभी को आता है, भय भी सबको लगता है, प्रेम भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। ये 5 फीलिंग्स हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो कई बार क्या है कि जब उदासी और क्रोध बढ़ गया, तो प्रेम और खुशी हमारी पीछे की तरफ चली गई। तो हम भय के एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं, हम घबराहट और इस सब में रहते हैं। तो आप जो है अगर सोचिए उस टाइम पे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जब ये चीज़ लंबी चलती है तो डॉक्टर्स के पास जाकर फिर मेडिसिन्स लेना शुरू कर देते हैं। अब मेडिसिन क्या करेगी, आपकी उदासी और क्रोध को थोड़ा-सा सप्रेस तो करेगी पर प्रेम खुशी नहीं पैदा कर सकती। प्रेम और खुशी तो आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम और खुशी के बिना आप उदासी से, क्रोध से नहीं पीछा छुड़ा सकते। आपको उनसे पीछा छुड़ाना है, तो आपको अपने अंदर प्रेम, खुशी लानी है।
तो उसके लिए आपको अपना जीवन जीने का तरीका ठीक करना है, अपना सोचने का तरीका ठीक करना है। ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों के शिकार होते हैं, जो लोग मेंटली वीक हो जाते हैं, यानी कि जो प्रेम और खुशी को थोड़ा महत्व कम देते हैं। वो सोचते हैं हाँ, चीज़ें हो जाएँगी। आपको अपनी खुशी के लिए भी काम करना होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप रोज़ी-रोटी कमाने के लिए या लग्ज़री आइटम्स के लिए या सिर्फ़ एक अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए आप मेहनत करते हैं। आपको अपने प्रेम और खुशी के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस है, लाइफ़ इज़ अ प्रैक्टिस। तो जब तक आपकी वो जो प्रैक्टिस है लाइफ़ की, वो पॉज़िटिव नहीं होगी, तब तक आप खुशी आनंद से नहीं जी पाएँगे। कई लोग दीदी ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी चीज में ही खुशी मिल जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना ही दे दो उनको खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति को कैसे व्यक्ति टैकल कर सकता है? छोटी-छोटी चीज़ से आप खुशी लीजिए। ज़िंदगी के हर पल में आनंद बिताने की कोशिश कीजिए कि हर क्षण से मैं आनंद को निचोड़ लूँ, यानी आनंद मुझे मिले, खुशी मुझे मिले। आप काम कर रहे हैं ऑफ़िस में, आप उस काम को एन्जॉय कीजिए ना, अपने कर्म को एन्जॉय कीजिए। आप जो है खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए आप उसको एन्जॉय कीजिए। ऐसा नहीं मुझे ऑफ़िस जाना है, मुझे जल्दी-जल्दी खाना बनाना है। आप इतनी टेंशन में क्यों बना रहे हैं? आपको जो टाइम मिला है, आपने अगर 20 मिनट्स का टाइम सेट किया है, 1 आवर सेट किया है अपने किचन के लिए, वो 1 आवर को आप आनंद बनाइए ना। आपको जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स पसंद हैं, आप उन्हें चलाइए। आप मंत्र चला सकते हैं, भजन चला सकते हैं, या आप कोई पुराने ओल्ड सॉन्ग्स चला सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, सितार है, आप उसे चलाइए और उसको गुनगुनाते हुए, उसको पसंद करते हुए आप फिर भोजन बनाइए। आपका वो टाइम हैप्पीनेस लाएगा, उसके लिए आपको कोई पैसे तो नहीं खर्च करने की ज़रूरत है। या आप सोचें कि कोई मैं डायमंड रिंग मुझे मिल जाए, या मुझे बहुत अच्छे गहने मिले, या बहुत बड़ी गाड़ी मिले, या बंगला मिले, तब मैं खुश हूँ। आप छोटी-सी चीज़ में ही हैप्पीनेस को बना सकते हैं, तो लाइफ़ का पार्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई और चीज़ है जो ऊपर आसमान से उतरेगी और फिर मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। इतना इंतज़ार करेंगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और खुशी नहीं मिलेगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बीत गई, हमें तो पता नहीं खुशी होती क्या है, हमें तो पता नहीं सुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, हमने तो दुःख ही दुःख देखे हैं ज़िंदगी में। कई लोग ऐसे होते हैं दीदी जो इस चीज को ना अपना पैटर्न बना लेते हैं और उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं कि भैया बस मुझे उदास ही रहना है, और आसपास जो आएंगे ना उनको भी वो उसी तरह का माहौल में ढाल देंगे। हाँ, वो उदासी के गीत सुनते हैं और वो उदासी के गीत को बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप करते हैं कि हम उदासी के गीत सुन रहे हैं। तो आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं अगर आप उदास हो रहे हैं तो। और आपको बनाने के लिए दुनिया के सब लोग आएँ और अपना टाइम लगाएँ, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो आपको देखिए, आप चाहते हैं कि आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, तो पहले आप कीजिए ना अपने आप को प्रायोरिटाइज़। आप दूसरों से उम्मीद करते हैं दूसरा मुझे वैल्यू करे, दूसरा मुझे प्रायोरिटी दे। इससे अच्छा आप क्यों नहीं अपने आप को प्रायोरिटी देते? सबसे ज़्यादा हम समय अपने साथ बिताते हैं, सबसे ज़्यादा हम अपने साथ रहते हैं। जब हम अकेले बैठे होते हैं तब भी हम अपने साथ होते हैं। तो क्यों ना हम अपने ही बेस्ट फ्रेंड बन जाएँ, क्यों ना हम अपने आप को प्रायोरिटी दें? जीवन में सुख और दुख का आना लगा रहता है, लेकिन जैसे दीदी ने बताया कि अपनी खुशी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तो ये दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू करेगी। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे दीदी का